देखिए सर, ये टेस्ट नंबर 18 शायद मेरे ख्याल से है। इससे पहले मैं 17 टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ और थ्योरी का भी बहुत सारा पोर्शन मैंने अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए। ये मैंने कोशिश की है कि इसमें मैंने कैलकुलस, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लगभग 7-8 चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। एक मिक्स टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश की है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे टेस्ट और भी आपको अवेलेबल कराऊं, जिससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चले। ठीक है, कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, ये मैंने दोबारा से बना रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हमारे ऐप का भी लिंक है, ऐप में मैंने ये कोर्स चला रखा है, वहाँ जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये अभी तक भी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है इसको पढ़ना तो अभी भी बहुत टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट नहीं किया तब भी कर सकते हैं सर। ठीक है, तो एक आइडिया आपको बनेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, आपसे कितना हो रहा है। पहले इस पेपर को आप देखिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शन टेल द फंक्शन फॉर विच रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। पहली बात तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझाता हूँ मैं आपको। रॉल्स थ्योरम कहती क्या है, वो कहती है कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल AB में, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, और तीसरी कंडीशन FA और FB बराबर हैं, FA बराबर FB है, ठीक है ना, तो उस केस में एक पॉइंट C जरूर ओपन इंटरवल में ऐसा होता है, ओपन इंटरवल में, हाँ ध्यान दीजिएगा, जिस पे डेरिवेटिव का जो मान होता है ना वो 0 के बराबर होता है। बस इतना ही है स्टेटमेंट किसका, रॉल्स थ्योरम का। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस, अपने दिए गए डोमेन में कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, उन्हें आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो कंटिन्यूअस तो है ये, लेकिन ध्यान दीजिए क्या ये कंटिन्यूअस भी होगा या डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन ये FA बराबर FB नहीं देगा। देखिए FA निकालोगे, A यहाँ क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया आपको, 2 to 3 दे रखा है ना, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 9 आ जाएगा, तो इसके लिए तो वैलिड नहीं होगा। और ये 0 से पाई पे 10fx जो होता है, π/2 एक ऐसा पॉइंट जो होता है जहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन की आप बात करते हो तो देखो मॉडुलस फंक्शन ये मॉड फंक्शन है, ये वाला मॉड x की वैल्यू है ना, ये मॉड x 0 पे 1 से ज़्यादा टेंजेंट बन जा रहे हैं। देखिए ये 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कंटिन्यूअस तो है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बचा अपने आप क्या, fx बराबर sin x। चेक करके भी देख सकते हैं आप, fx बराबर sin x कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये ग्राफ भी बना के देख सकते हो आप, इसका ग्राफ ऐसा बनता है ना sin x का, ये आपका पॉइंट π/2 है और ये आपका पाई है। ठीक है, 0 to π/2 पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, f0 भी वही आएगा, f भी वही आएगा। f' बराबर 0 रखोगे तो f' निकालो पहले, f' ऑफ x कितना आएगा सर, cos x आएगा। cos x को 0 रखो, cos c बराबर 0, cos c बराबर 0, तो π/2 एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे cos का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब cos की वैल्यू 0 होती है, π/2 और बिलोंग करता है किसका, इसके ओपन इंटरवल में। इसका मतलब fx बराबर sin x हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि fx बराबर sin x इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है। देखिए ये यहाँ से लेके sin x का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये बनता है sin x का ग्राफ, ये आपका 0 है, ये आपका पाई है। इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, x बढ़े y भी बढ़े, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, x भी बढ़ रहा है, fx भी बढ़ रहा है, यहाँ पे y का मतलब fx। तो 0 से लेके π/2 पे ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन, ये जो दिया गया फंक्शन है। दिया गया फंक्शन का मतलब क्या है, आपके पास ये sin x की बात बोल रहा था ना, ये sin x कैसा फंक्शन है, तो sin x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, 0 to π/2। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए ये कहता है हमसे कि ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, z बराबर आपके पास x + i/, है सच दैट मॉड w का जो मान दे रखा है, मॉड w जो है वो 1 के बराबर है सर। मॉड w किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आप देखो मॉड w 1 के बराबर है तो मॉड w ले लो आप, w बराबर क्या गिवन है, 1 - iz अपॉन z - i गिवन है ना सर। मॉड w आप जब लोगे तो मॉड ऑफ ये होगा 1 - iz अपॉन z - i। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, एक साइड तो आप 1 रखो, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इसमें से i कॉमन ले लो, माइनस का i, तो माइनस का i मॉड के साथ बाहर आएगा,
माइनस के आई से डिवाइड करेंगे तो ये जेड प्लस आई बच जाएगा, यही बचेगा देखो। अपॉन नीचे क्या आएगा, मॉड जेड माइनस आई आएगा, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी मॉड ए अपॉन बी क्या होता है, अलग अलग आप उसको तोड़ सकते हो। तो ये मॉड आई तो 1 हो गया, आई का मतलब अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जेड माइनस आई का मॉड बराबर जेड प्लस आई का मॉड। अब आपको पता चल रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,-1। तो ये जो लाइन बराबर हैं कहता है ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ ये पॉइंट आपका 0,1 है और यहाँ ये पॉइंट क्या है 0,-1 ना, 0,-1 यहाँ होगा 0,1 0,-1 ही होगा ना ये पॉइंट, नहीं मैंने गलत लिख दिया है, एक्स एक्सिस में 0 और वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, यहाँ एक्चुअली इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिखेंगे ना ये ऐसे, और यहाँ पे 0,-1 कहाँ पे आएगा 0, वाई की वैल्यू माइनस कहाँ होगी 0,-1, तो और 0,1 कहाँ होगा, ये 0,1 यही तो होगा, एक्स में 0 है वाई में 1 है, तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस बराबर होगी ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है इन दो पॉइंट्स को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये क्या है, जेड लाई ऑन रियल एक्सिस, तो जेड कहाँ पे लाई करेगा, इसमें रियल एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब एक्स एक्सिस है जेड, जेड कहाँ पे लाई करेगा, एक्स रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो जेड लाई ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है सर, एक्स एक्सिस ही तो आ रहा है, ठीक है ना। जी ठीक है, जेड लाई ऑन रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का मतलब रियल एक्सिस तो हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, देखिए ये क्वेश्चन बार बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें हम, देखिए इसमें हमारे हम जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं माइनस आई को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर समेशन ऑफ के बराबर 1 to 6 बचता है, और ये आ जाएगा आपके पास cos 2 पाई के अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई के, प्लस ही आएगा ना 2 पाई के अपॉन 7, यही आएगा ना। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है सर, माइनस आई को तो ऐसे ही रहने दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है 1 to 6 ई की पावर 2 पाई आई के बाई 7, यही तो होगा सर। nth रूट ऑफ यूनिटी की मैंने बढ़िया तरीके से लेक्चर ले रखा, आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं इसको। i बराबर 1 to 6, k बराबर 1 to 6 ना, k बराबर 1 to 6, 6 तक जा रहा है ना, k बराबर 1 to 6, तो इसको क्या लिखोगे आप, e की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई कितना आएगा 2 पाई i बाई 7 रेस टू दी पावर k कर दूं, तो ये हो जाएगा सर आपका समेशन ऑफ माइनस आई तो बाहर था ही था, k इज इक्व टू 1 to 6 एल्फा रेस टू दी पावर k बन गया सर, ये क्या बन गया एल्फा रेस टू दी पावर k, जो कि क्या है एक जीपी बनाए गए, ठीक है, जिसका पहला टर्म एल्फा होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो एल्फा क्या है यहाँ पे ये वाला टर्म है, तो ये कितना आ जाएगा एल्फ़ा इंटू जी को जब आप सॉल्व करोगे तो एल्फ़ा इंटू माइनस आई बाहर से है, हाँ माइनस आई बाहर से है, बराबर कर रहा हूँ माइनस आई बाहर से है, एल्फ़ा इंटू 1 माइनस एल्फ़ा टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, 1 माइनस एल्फ़ा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा टू दी पावर 7 अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, यही आएगा 1 माइनस एल्फ़ा। अब आप सर देखो एल्फ़ा टू दी और बाहर से कितना है माइनस का आई है, ठीक है, एल्फ़ा ये nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था e की पावर 2 पाई आई अपॉन n होता था, वो पूरे यूनिट सर्किल बनता था, उसको n पार्ट्स में डिवाइड करता है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ nth रूट ऑफ एल्फ़ा टू दी पावर n बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा एल्फ़ा टू दी पावर 7 बराबर 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा -1 इंटू एल्फ़ा टू दी पावर 7 हो गया, एल्फ़ा -1 से -1 कॉमन ले लोगे, ये माइनस आई है, -1 कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एल्फ़ा, नीचे भी 1 माइनस एल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये बना -1, ये बना i, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, i आ जाएगा सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे एल्फा, अगेन वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन, nth रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन है। देखिए एल्फा 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा टू द पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 3 माइनस एल्फा 3 प्लस एल्फा जो भी कह रहा है ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करें, इसको कर सकते हैं हम फाइंड, कैसे निकालेंगे देखिएगा आप। nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे सर। देखिए कैसे करेंगे। देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब बोर्ड ही रखा है, वो ये है x रेज टू दी पावर n बराबर 1, तो इसका मतलब x रेज टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखते कैसे हैं, n ये रूट है इसके, तो जिस रूट को आप कैसे लिखोगे, x रेज टू दी पावर n-1 कैन बी रिटन एज x-1 इंटू x माइनस एल्फा, क्योंकि वो रूट दे रखे हैं, अप टू एन ऑन x माइनस एल्फा टू दी पावर n-1। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, अगर एल्फा और बीटा कोई दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा से आप इक्वेशन को लिखते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल। यहाँ पे इक्वेशन है तो इक्वेशन भी बना सकता हूँ इसको, ठीक है। तो फिर इक्वेशन तो बराबर 0, ठीक हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पे इसकी ये पॉलिनोमियल था, इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n-1 बराबर इतना लिखा जा सकता है। अब इससे भाग कर दो आप, x की पावर n-1 अपॉन x-1 कर दो इसको, तो बचा कितना सर आपके पास, x माइनस एल्फा x माइनस 2 एल्फा सॉरी x माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू एन ऑन x माइनस एल्फा टू दी पावर n-1, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाला इसको आप ब्रेक करोगे, भाग करके क्या मिलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन ऑन क्या है, ये x रेज टू दी पावर n-1 ही तो है, x रेज टू दी पावर n-1। राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, x माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू एन ऑन x माइनस एल्फा टू दी पावर n-1 ना, यही मिलेगा। बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो फिर किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, x बराबर यदि 3 रख देते हैं तो लेफ्ट ये वाली साइड तो यही मिल गई, देखो ये वाली साइड तो ये मिल गई। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, ये जीपी बनेगी ना 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन ऑन 3 रेज टू दी पावर n-1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 रेज टू दी पावर, पहला टर्म 1 है, 3 रेज टू दी पावर n-1 अपॉन 3-1, ठीक है, 3-1। तो इसको सॉल्व करोगे 3 रेज टू दी पावर n-1 अपॉन 2, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे सर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। इफ़ क्यूब ये दे रखा है रूट i बराबर इतना, रूट -1, तो इतना की वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते हैं सर, आप इसको सॉल्व कीजिए, x क्यूब -1 बराबर 0 को तो 1 ओमेगा स्क्वायर रूट आते हैं, और आप देखोगे ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ओमेगा की वैल्यू है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 4 + 5 ओमेगा रेज टू दी पावर 334 प्लस 3 टाइम ओमेगा रेज टू दी पावर 365, ये तो लिखेंगे ओमेगा की पावर 365। अब आप इनको तोड़ोगे तो क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं ना, 3 से भाग करोगे, जो बचेगा टर्म 3 यहाँ बचेगा 1 ओमेगा बचेगा, 4 + 5 ओमेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही, 3 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ होगा उसको 1 रख देंगे, प्लस 3 टाइम यहाँ कितना बचेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा ना, ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा सर, ठीक है, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है सर 4 + 5 इंटू ओमेगा तो बढ़िया है कितना, -1/2 प्लस i√3/2
दिस इज ओमेगा, और प्लस 3 टाइम ओमेगा स्क्वायर भी आप जानते हैं कितना होता है, -1/2 माइनस I√3/2, जानते हैं ना इतना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ टर्म कटेंगी इसमें और कुछ टर्म जुड़ेंगी, तो आप पाओगे, इसको सॉल्व करोगे I√3 तो कर लोगे ना पूरा, तो ये I√3 इसका आंसर मिल जाएगा आपको, चेक करके देख लो, I√3 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इसमें मैंने लगभग 30-35 क्वेश्चन ले रखे हैं, 35-40 क्वेश्चन, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आगे देखिए सर, ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो आपके पास एक इनइक्वलिटी है, इसको भी आपने पढ़ रखा है। इस इनइक्वलिटी को 12th में 11th में भी पढ़ रखा है और बीएससी में तो पढ़ा ही होगा, ये पहला ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, फाइनल में भी पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की एक इनइक्वलिटी होती है क्या, Z1 माइनस Z2। एक्चुअल में होता ये है, आप Z1 माइनस Z2 निकालना चाह रहे हैं ना, Z1 माइनस Z2 है इसमें, पूरे में वही है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, ठीक है, और इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, ये होती है लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस माइनस का मॉड Z2। तो माइनस साइन यहाँ से हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ Z1 आएगा प्लस -1 का मॉड बाहर आ जाएगा और मॉड Z2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस, ये इसका मॉड तो 1 होता है, मॉड ऑफ Z2 हो गया सर। तो मुझे लास्ट में क्या मिला, Z1 माइनस Z2, ये तो लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, तो मैंने बराबर इसकी वैल्यू को लिखा, ये इसकी वैल्यू को लिखा, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, इसी की ये कॉर्लरी है। किसकी कॉर्लरी है, ये इसकी कॉर्लरी है, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो है उसकी एक कॉर्लरी है। ठीक है, उसी का मतलब एक रिजल्ट है। तो आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए सर, ये इक्वेशन किसकी है कह रहा है, इसको मैं समझाता भी हूँ, आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखो, इस इक्वेशन की आप जब बात करते हैं ना, तो आपने पढ़ी है इक्वेशन Z माइनस Z0 का मॉड जो होता है R के बराबर। ये किसकी इक्वेशन है सर, सर्किल की इक्वेशन है, Z माइनस Z0 बराबर R। कैसे, आप R की इक्वेशन ऐसे लिखते थे ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई, h और k में लिख दो आप, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये यही चीज़ दे देगी। अब आप देखो, अगर ये है तो इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। और अब दूसरी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मॉड Z का स्क्वायर जो होता है सर, मॉड Z का स्क्वायर Z बार होता है। ठीक है, तो और इसको जब आप तोड़ोगे कितना आएगा, Z माइनस Z0 इंटू अगला कितना आएगा, Z माइनस Z0 का बार आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा, Z माइनस Z1 का टोटल का बार जो होता है, Z बार माइनस Z1 का बार होता है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको खोल दूंगा, राइट हैंड साइड में मैं R रहने दूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा Z बार प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, मतलब Z0 बार प्लस, सॉरी Z बार आएगा ना पहले, Z बार। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जी देखिए ये आएगा Z बार प्लस Z0 इंटू Z बार प्लस अगला कितना आएगा, माइनस Z0 का बार माइनस का इंटू Z प्लस अगला कितना हो जाएगा, Z बार आएगा ना, अगला कितना आएगा, सॉरी Z0 बार आएगा ना, एक Z0 बार को Z0 स्क्वायर लिख देता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ बराबर 0। समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं सर यहाँ पे a बराबर माइनस Z0 ले लेता हूँ, ये माइनस Z0 होना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, माइनस का Z0 होना चाहिए ना, ये माइनस Z0 इंटू Z बार, a बराबर माइनस Z0 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब a बार बराबर कितना हो जाएगा, माइनस Z0 का बार हो जाएगा। तो अब आप देखो ये क्या आएगा, Z बार प्लस
ए जेड बार प्लस ए बार जेड, और ये वाली चीज़ जो हो जाएगी इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, बराबर 0। देखो ये सर्किल की इक्वेशन थी ये वाली, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो ऐसा बना दिया। तो अब देखो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है, जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी बराबर 0, वेयर सी इज ए रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स। यही तो कह रहा है, देखो वेयर दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स है और ये जो बी है एक रियल नंबर आएगा, ये दोनों के मॉड का स्क्वायर है ना, रियल नंबर नहीं आएगा ये। तो किसकी इक्वेशन होती है सर, ये सर्किल की इक्वेशन होती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे सर्किल आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉची रीमान इक्वेशन W बराबर, अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन क्या कहती है, ux बराबर vy होता है, uy बराबर माइनस vx होता है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो बिना इसके नहीं होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो बिना इसके नहीं होगा, मतलब एनालिटिक फंक्शन हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। और कोई फंक्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो एनालिटिक हो जाए। एनालिटिक होने के लिए ये ज़रूरी है, और ये है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपका दिया गया फंक्शन जो है वो क्या हो, एनालिटिक हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव निकालना है मुझे, किसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को कैसे लिखोगे आप, dw अपॉन dz। देखो मैं इसको प्रूव करके ही बता देता हूँ आपको। dw अपॉन dz को कैसे लिखते हैं, dw अपॉन dz को डेल w अपॉन डेल x कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा आपने बीएससी में, प्रूव भी करते हैं हम इसको वहाँ पे। तो अगर वो r और थीटा का फंक्शन है तो डेल w अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x, इसको लिख सकता हूँ अब मैं, प्लस डेल w अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल x। कौन, ये जो w है r और थीटा का फंक्शन भी होता है ना, पोलर फॉर्म में निकालना है ये, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब सर देखो इसमें से आप क्या करो, डेल r अपॉन डेल x को ऐसे ही रहने दो, डेल w अपॉन डेल u को कितना लिख सकता हूँ मैं, डेल u अपॉन डेल r प्लस आई डेल v अपॉन डेल r। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, w बराबर u प्लस आई वी है ना, w बराबर होता है u प्लस आई वी, तो डेल w अपॉन डेल r ये लिख सकते हैं, और ये डेल r अपॉन डेल x को क्या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, प्लस बाद वाले में क्या लिख सकता हूँ, डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस एक को ऐसे भी रहने देते तो आप चल जाता, डेल v अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल x को आप ऐसे ही रहने दो, डेल थीटा अपॉन डेल x को ऐसे ही रहने दो। अब आप देखना ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। हम इनमें सब आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहते हैं, सॉरी आर बराबर एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा को स्क्वायर करके आप जब ऐड करोगे तो एक रिलेशनशिप आएगी, वहाँ से हम डेल आर अपॉन डेल एक्स और ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये जो था मेरे पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह पे कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है निकाल के देख लो आप यहाँ से। और फिर प्लस अगले टर्म में से एक काम करता हूँ मैं, डेल आर अपॉन ये डेल यू अपॉन डेल थीटा जो है ना, अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर पोलर फॉर्म में एफजेड एनालिटिक फंक्शन का ही निकालते हैं हम, ध्यान दीजिएगा इसने लिखा नहीं है, एनालिटिक फंक्शन लिखना चाहिए था, तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में जो होती है मैं उसकी वैल्यू रखूँगा। ठीक है, कैसे रखूँगा, प्लस पहले तो आप इसको क्या रखो, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। कहाँ से आ रहा होगा ये वैल्यू कहाँ से आप मिल रही होगी, आप समझ रहे हैं, साइन थीटा अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स। देखो ये निकालोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान जो आएगा x अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान क्या आएगा, x अपॉन आर। x बराबर होता है r कॉस थीटा, अपॉन r से r कट जाएगा इसलिए कॉस थीटा आया। इसी प्रकार जब आपने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाला वो भी निकालो, माइनस साइन थीटा अपॉन r आ जाता है। तो सर अब आप देखो इसको कंपेयर करा के, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर तो ऐसे ही रहा, इंटू कॉस थीटा भी ऐसे ही रहा। अब ये माइनस साइन वाले को मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ और आई भी कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस का आई जैसे ही मैं बाहर लूँगा तो अंदर मेरे पास जो टर्म आएगी वो बचेगी आपकी
उसमें पोलर फॉर्म रख दूंगा मैं। पोलर फॉर्म क्या होती है, माइनस पोलर फॉर्म में जो सी आर इक्वेशन होती है वो आर डेल वी अपॉन डेल आर होती है एक, और दूसरे में वी थीटा की जगह पे रखूँगा। तो वी थीटा की जगह पे रखूँगा तो उस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आर है ना, आर को बाहर लेने के बाद मेरे पास जो अंदर टर्म बच जाएगी वो बचेगी डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही हो जाएगी देखो, और बाहर से कितना है, साइन थीटा है, बाहर से कितना है, साइन थीटा। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को तो मैं बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा होता है, नहीं होता है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो था ई की पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, जरा एक बार खुद करना आप इसको, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन भी सेम कॉम्प्लेक्स का ही है। ये क्या कह रहा है, एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इतना। तो रियल पार्ट माइलन थॉमसन मेथड आपको पता है, तो आपने पढ़ी होगी। माइलन थॉमसन मेथड कहती है कोई भी फंक्शन एनालिटिक है उसका रियल पार्ट गिवन है तो आप पूरा एफजेड निकाल सकते हैं, या आप उसकी दूसरी होमोजीनियस वाली मेथड से पहले इमेजिनरी पार्ट निकाल के भी कर सकते हैं। दो फंक्शन होती थी ना, दो तरीके से हम माइलन थॉमसन मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, माइलन थॉमसन मेथड का यूज़ करके हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते थे। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करिए, उससे आप निकाल सकते हैं। क्या होती थी वो, एफजेड को निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, अगर रियल पार्ट गिवन है, यहाँ यू गिवन है ना, दिस इज यू बराबर ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई गिवन है आपको। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हो रहा है। एफजेड निकालने का तरीका होता था φ1 ऑफ, अगर आपको याद आ रहा है, z,0 माइनस आई φ2 ऑफ z,0 ऑफ डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये फॉर्मूला लगा के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए φ1 z,0 का मतलब क्या हुआ। φ1 का मतलब हुआ जो भी आपको u दिया है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और x की जगह पे z y की जगह पे 0 रखो, बस खत्म कहानी। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैं इसको इस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, इस मेथड से आप खुद कर सकते हैं। दूसरी मेथड भी होती है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए dv बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई। टोटल डेरिवेटिव dv का यही तो करेंगे, और मुझे पता है कि फंक्शन एनालिटिक है तो ये डेल वी एक्स बराबर माइनस यू वाई होता है, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई ऑफ डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ डी वाई। क्या कर रहा हूँ मैं, सी आर इक्वेशन की वैल्यू रख रहा हूँ। इसको आप यू में कन्वर्ट कर दिया ना, वी वाला मैंने, इसको आप यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, ई की पावर एक्स यू के रिस्पेक्ट, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर वाई साइन वाई डी एक्स प्लस अगला कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई डी वाई। ठीक है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास, डी वी आया। बस ये इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको v मिल जाएगा। फिर v मिल गया तो आप u प्लस आई भी निकाल लो, यहाँ से v निकालोगे इंटीग्रेट करके तो आप पाओगे e की पावर x इंटू साइन वाई प्लस कॉन्स्टेंट c आएगा। सॉल्व करके देख लो, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, इंटीग्रेट करोगे तो v का मान इतना आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके निकालना आप, v का मान आपके पास ये आ जाएगा, e की पावर साइन वाई प्लस c। बस, तो एफ जेड क्या होता है सर, एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी। v भी है आपके पास, u भी है, इसको सॉल्व करो तो आप पाओगे लास्ट में x प्लस आई वाई रखने के बाद ये e की पावर z प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आता है तो दूसरा तो आसान मेथड ये है, ये एफ जेड बराबर पहले डेरिवेटिव करो, उसके बाद z बराबर 0 और एक में x में z रखो, y में 0 रखो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ बताता हूँ आपको। देखो दूसरी मेथड से भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार, इसको होने को तो इससे भी समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि आपको दूसरी मेथड से समझ में आ जाए। देखिएगा सर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए
फाई वन का मतलब होता है, कहा मैंने, फाई वन की जो वैल्यू होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स होती है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, e की पावर x इंटू कॉस वाई आएगा। और फाई वन जेड कॉमा जीरो निकालूंगा, फाई वन जेड कॉमा जीरो तो कितना आएगा, e की पावर z इंटू कॉस जीरो 1 होता है, e की पावर z आ जाएगा फाई वन जेड। और फाई टू अगर मैं निकालूंगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, कहा मैंने, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, e की पावर x इंटू साइन वाई हो गया ये, ठीक है, e की पावर x इंटू वाई के रिस्पेक्ट में साइन वाई माइनस का लिख दिया मैंने। और फाई टू का मान z कॉमा जीरो पे निकालो, तो जैसे ही y को जीरो रखोगे ये पूरा पोर्शन जीरो आ जाएगा। बस एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो कितना आ रहा है सर, e की पावर बताइए z माइनस आई फाई टू जीरो आ रहा है डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आप देखो इंटीग्रेशन e की पावर z का e की पावर z ही होता है डी जेड के रिस्पेक्ट में प्लस कॉन्स्टेंट सी, इससे तो आपने और आसानी से निकाल दिया ना। तो एफ जेड बराबर e की पावर z प्लस सी या e की पावर z प्लस डी या सी, जो भी लिखोगे वो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही करते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ उसको कराने की। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, तो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था आपका समेशन के फॉर्म में था। एक्चुअली वो क्वेश्चन ये था, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, एक मिनट देखता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने एक्चुअली कराया था वो क्वेश्चन, अगर मिल जाता है तो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको कराने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या था वो क्वेश्चन, हाँ मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था सर, देखिएगा कैसे होता है, मैं तरीका बता रहा हूँ। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी होता है एक्चुअली, n टेंस टू इन्फिनिटी, r बराबर 1 टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन होता है ना। क्या करते हैं हम, इसमें 1/n बनाना होता है हमें सबसे पहले। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ऐसे ही रहता है, 1/n तभी बनेगा n स्क्वायर जब कॉमन लोगे। तो अंदर जब होता है तो r बराबर 1 टू n माइनस 1 ऐसे ही रहा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर जब n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाता है। तो अब ध्यान दो, ये जो लिमिट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन ये डेफिनेट इंटीग्रल बदलता है। लिमिट निकालने के लिए r बाई n में एक बार आप लोअर लिमिट रखते हो, r बराबर 1 अपॉन n, फिर इसकी वैल्यू निकालते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, कितना आता है 0। एक बार आप अपर लिमिट रखते हो r का मान, और फिर n कॉमन लेके 1 माइनस 1/n आएगा, नीचे भी n है, फिर इसमें भी लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप पाओगे 1 माइनस 0 बराबर 1। तो लोअर लिमिट हो जाती है 0, अपर लिमिट हो जाती है 1। जो 1/n है उसको dx कह देते हैं हम। इंटीग्रेशन किसकी जगह पे आया, ये लिमिट की जगह पे आया n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और 1/n की जगह पे dx आ गया, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, लिमिट ऐसे निकाल ली। अब जो r अपॉन n होता है ना सर, उसको x रखते हैं, तो आप रख दो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यही समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करके आप निकाल लो, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे था वो, मैंने करा दिया है कराने को, लेकिन समझ में नहीं आया था तो वो व्हाट्सएप में किसी ने पूछा था, वो मैंने उसमें व्हाट्सएप में तो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा जब लिमिट एज ए सम के क्वेश्चन कराऊंगा तो दोबारा इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है।